और ये सेशन में हम लोग डिस्कस आज करेंगे क्या? इस सेशन में आज हमको डिस्कस करना है नेस्ट पर्सपेक्टिव से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच फिर से हम रखेंगे कि मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या थ्योरी है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद हम आंसर डिराइव करेंगे। ठीक है, अब इस सेशन में तुम लोग को ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि भाई आंसर मेरा ये होना चाहिए, इस पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान ये देना है कि आंसर को अप्रोच किया जाए, क्योंकि नेक्स्ट के पेपर में आंसर तभी निकलेंगे जब अप्रोच आपकी सही होगी। ठीक है, मतलब वही चीज़ है ना कि सोच बदलिए, नज़रिया बदलिए, वो वाली चीज़ है। तो अगर नज़रिया बदलेगा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैसा पेपर नहीं है कि इसका ये होगा उसका वो होगा आंसर, ये वो नहीं है। ये वो है कि तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है इस तरह से कि तुमको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, और उस क्वेश्चन को पढ़ के उस क्वेश्चन को एनालाइज करना है, और जितनी भी तुम लोग ने ब्रह्मांड से नॉलेज इकट्ठी की है उसको उस क्वेश्चन के हिसाब से फ्रेम करना है और फिर डिराइव करना है आंसर। बेसिकली कहानियाँ पढ़ के उस कहानी का कंक्लूजन तुम लोग को निकालना है। ठीक है, इस तरह से अप्रोच रखनी है। ठीक, अब हम शुरू करते हैं अपना सेशन। वही टॉपिक सॉल्व कराऊंगा या फिर करवा रहा हूँ जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस भी हो जाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं तुम लोग को समझा दूंगा जो आउट ऑफ एनसीईआरटी कई बार तुम लोग सोच लेते हो जिसको, लेकिन वो एक्चुअली में थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। तो वो चीज़ हम करेंगे बेसिकली। ओके, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। आओ भाई, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है अपना क्लैडोग्राम वाला ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम लोग को सबसे पहली बात एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इनमें जितने भी फाइलम्स हैं, ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं, उनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स नहीं, वो जो ग्रुप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है हमने पहले भी सॉल्व किए हों, लेकिन मकसद ये नहीं है कि तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है या नहीं किया है। मकसद ये है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आओ भाई, अब इसको अगर तुमने सॉल्व करना है तो तुम लोग को प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के बारे में है, तो वर्टिब्रेट्स की प्रॉपर्टी अगर पता है तो आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये कह रहा है कि लैंसलेट, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए लैंसलेट कौन से ग्रुप में आता है। लैंसलेट इज अ सेफालोकॉर्डेट। ठीक है, इज अ सेफालोकॉर्डेट। ठीक, इसका नेक्स्ट जो अपने पास ग्रुप है दैट इज लैम्प्रे। लैम्प्रे इज अ साइक्लोस्टोमेट। ठीक है, अब इन दोनों में जो डिफरेंसेस है अगर वो तुम लोग को पता है तो तुम लोग इस क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे अगर बोले कि इसमें क्या डिफरेंस है, ये प्रॉपर्टीज दी है 1 2 3 4 5, ये प्रॉपर्टीज इसमें और इसमें डिफरेंस क्रिएट करा रही हैं। ठीक है, तभी इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही हमने लैंसलेट को लैम्प्रे से अलग किया है। ठीक है, तो ऐसा क्या है लैम्प्रे में कि वो लैंसलेट से अलग है और लैंसलेट से ज़्यादा, और लैम्प्रेस मतलब लैंसलेट से ज़्यादा इवॉल्व है वो। तो ये एक्रेनिएट्स होते हैं, मतलब इनके सर, इनका जो भेजा है उसके ऊपर क्रेनियम नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके पास क्रेनियम है, तो ये क्रेनिएट्स होते हैं। तो हो सकता है 1 क्रेनियम हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रेनियम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन क्रेनियम भी हो सकता है। एक प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं। ठीक, अब लैम्प्रे तो हो गया। अब ये 2 देखो, ये प्रॉपर्टी है जो फिश को फ्रॉग से अलग कर रही है। फिश को फ्रॉग से कौन कौन सी चीजें अलग कर सकती हैं? बहुत सारी चीजें अलग कर सकती हैं फिश को फ्रॉग से, है ना। जैसे कि अगर मैं बोल सकता हूं, नहीं मतलब फिश को फ्रॉग से नहीं, फिश को लैम्प्रे से। फिश को ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लैम्प्रे से ज़्यादा इवॉल्व बनाती है? तो बेसिकली लैम्प्रे के पास जॉ नहीं होता है। ये जो जॉ है ये लैम्प्रे के पास नहीं होता, मतलब साइक्लोस्टोमेट के पास दे आर जॉलेस, पर इसके आगे के जितने फाइलम्स हैं, जितनी क्लासेस हैं, वो सब जॉड है, तो इसके पास जॉ है। ठीक, नेक्स्ट, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो फ्रॉग और फिश को सेपरेट कर रही है? मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो फ्रॉग, टर्टल, लिपर्ड के पास है जो कि फिश के पास नहीं है? तो हमें पता है कि पैर,
लिम्ब्स है ना, लिम्ब्स है इनके पास, जो कि फिश के पास नहीं है ना। फोर्थ देखो, टर्टल को लियोपार्ड से कौन सी चीज अलग कर रही है, मतलब टर्टल को नहीं, मतलब फ्रॉग से टर्टल और लियोपार्ड को कौन सी चीज अलग कर रही है। हमें पता है कि फ्रॉग इज एन एम्फीबियन विच आर एन एमनियोट्स, लेकिन ये सब एमनियोट्स हैं, तो यहाँ पे एमनियोटिक लेयर होती है एग में, ठीक है, एमनियोटिक लेयर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रॉग में नहीं है लेकिन टर्टल लियोपार्ड में है, मतलब अभी मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लियोपार्ड में ऐसा क्या है जो टर्टल में नहीं है। हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे लेपर्ड इज अ मैमल, तो इसमें मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है इसमें, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें हेयर्स हैं, ठीक है, जैसे इसमें ईयर पिन्ना है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ तुम लोग को ऑप्शन में दी जाएंगी, हो सकता है ये दे दी जाए, हो सकता है इससे अलग दे दी जाए, ठीक है, जिसके बेसिस पर तुमको आंसर जज करना होगा। ओके, तो इसी तरह से तुम लोग को अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, ठीक। तो अभी इसमें सही आंसर दिया कि कैरेक्टर 2 and 5 कुड बी हिंज जॉ एंड हेयर रिस्पेक्टिवली। 2 देखो जॉ है कि नहीं है, और 5 देखो मेमोरी ग्लैंड हो सकता है, हेयर हो सकता है, पिन्ना हो सकता है, ग्लैंड पिन्ना हो सकता है, मेमोरी ग्लैंड हो सकता है। तो इसमें हेयर दिया हुआ है तो हेयर के हिसाब से सही हो जाएगा, तो हाँ सही चीज़ है ये, ठीक है। इस तरह से अप्रोच करना है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, प्लांट के लिए भी पूछा जा सकता है। प्लांट में अगर वो पूछेगा तो कैसे पूछेगा, प्लांट में ऐसे एक ट्री बना के दे देगा, ठीक है, ऐसे एक ट्री बना के दे देगा और बोलेगा यहाँ पे आया एल्गी, यहाँ पे आया ब्रायोफाइट, यहाँ पे आया टेरिडोफाइट, यहाँ पे आया जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे आया एंजियोस्पर्म। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दे देगा 1 2 3 4 ऐसे दे देगा। अब पूछेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। जैसे अगर एल्गी और ब्रायोफाइट्स में डिफरेंस पूछो तो ब्रायोफाइट्स एम्ब्रॉयफाइट्स होते हैं, इनमें एम्ब्रॉय होता है, एल्गी में कोई एम्ब्रॉय नहीं होता है, तो 1 एम्ब्रॉय हो जाएगा। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में पूछेगा तो हमें पता है टेरिडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि ब्रायोफाइट में नहीं होते हैं, तो यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। 3 में जिम्नोस्पर्म्स को टेरिडोफाइट से सेपरेट करने को बोलेगा तो हम बोल देंगे कि जिम्नोस्पर्म्स में सीड होती हैं जबकि वो टेरिडोफाइट्स में नहीं होती है, तो 3 जो हो जाएगा वो सीड्स हो जाएगा। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को सेपरेट करने को बोलेगा 4th कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, तो हम बोल देंगे एंजियोस्पर्म्स के बाद के पास फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स के पास नहीं होते हैं, तो 4th जो है वो फ्लावर एंड फ्रूट हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि ट्री कोई भी दिया जा सकता है, अगर तुम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स किसी फाइलम्स की, तो तुम लोग सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलें आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिस वाज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी, ठीक। पेडिग्री एनालिसिस, हो सकता है ये क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया हो, लेकिन फिर से देख लेते हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है कि भाई अगर मुझे स्टडी करना है एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस को, अगर मुझे स्टडी करना है एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न को, तो उसमें से तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस वाला पेडिग्री चार्ट कौन सा सही होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। बस अगर तुम लोग को ये पता हो कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या होता है इनहेरिटेंस का, तो तुम लोग सॉल्व कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को। मैं तुम लोग को एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कि कैसे कैसे इनहेरिटेंस कौन कौन से क्रोमोसोम के बेसिस पे किस पैटर्न में होते हैं, बताता हूँ। पहले एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बता देता हूँ। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर इनहेरिटेंस होता है तो उसमें होता ये है कि मेल जो है अगर मेल अफेक्टेड होगा तो उसके सारी लड़कियां अफेक्टेड हो जाएंगी, ऑल गर्ल्स विल बी अफेक्टेड इन नेक्स्ट जनरेशन, मतलब सारी डॉटर्स उसकी अफेक्टेड हो जाएंगी, लेकिन एक भी लड़का, एक भी सन उसका अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रेंड होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में अगर मैं तुम लोग को बताता हूं तो क्या होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में होता ये है कि पहली बात तो ये है कि ये मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात कर रहा हूं मैं, ये मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है क्योंकि मेल्स में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई होता है, तो अगर एक भी एक्स खराब वाला मेल के पास गया तो वो अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन फीमेल्स में उतना प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स होते हैं, तो एक अगर अफेक्टेड भी है तो दूसरा वाला उसको काउंटर कर लेता है, ठीक है। तो मोर
सीन इन मेल्स लेस इन फीमेल्स, ठीक है, फीमेल में कम देखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें ना क्रिस क्रॉस टाइप का इनहेरिटेंस देखा जाता है कि अगर फीमेल अफेक्टेड है तो अगली जनरेशन का मेल के अफेक्टेड होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सीन होता है क्योंकि जो फीमेल है वो अपना एक्स क्रोमोजोम मेल को देती है, अगर खराब वाला हुआ तो वो खराब वाला अपना एक्स क्रोमोजोम मेल को दे देगी, और मेल टू मेल वाया जाता है, तो अगर उसने खराब वाला मेल को दे दिया एक भी तो वो अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन वो फीमेल को भी दे सकती है, ठीक है, क्योंकि एक्स होता है फीमेल में, अगर उसने अफेक्टेड वाला फीमेल को दिया और मेल नॉर्मल है तो मेल नॉर्मल वाला एक्स देगा, तो एक अफेक्टेड एक नॉर्मल आएगा तो वो कैरियर हो जाएगा, कैरियर हो जाएगी डॉटर, लेकिन वो अफेक्टेड नहीं होगी क्योंकि वो तो कैरियर हो गई है, ठीक है। तो एक्स लिंक रिसेसिव के केस में अगर तुम लोग को ऐसी चीज़ देखने को मिले कि मेल अनअफेक्टेड है या लेकिन फीमेल अफेक्टेड है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो डॉटर होंगी वो कैरियर अनअफेक्टेड होने का उसका चांस ज़्यादा है, ये अनअफेक्टेड होगी, लेकिन मेल्स जो होता है उसका अफेक्टेड होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है, मेल्स अफेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्ससी एक्ससी, तो ये अपना खराब वाला एक एक्ससी मेल को दे देगी और ये तो वाई देगा, तो एक्ससी वाई आएगा, तो सारे के सारे मेल्स इसके अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा इनहेरिटेंस देखा जाता है एक्स लिंक रिसेसिव में। ऑटोजोमल में ना, ऑटोजोमल रिसेसिव के केस में ऐसा ट्रेंड देखा जाता है कि दोनों के दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड है लेकिन उनकी प्रोजेनी अफेक्टेड है, मतलब कि वो छुपा हुआ डिसऑर्डर है कि पेरेंट्स में नहीं दिख रहा है लेकिन वो है, मतलब हमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, और वो उसके बच्चों में दिख रहा है डिसऑर्डर, ठीक है। फिर बच्चों में है लेकिन उनके बच्चों में नहीं दिख रहा है, मतलब इसके ये जनरेशन में है लेकिन इसके बच्चों में नहीं दिख रहा है, उसके बच्चों में दिख रहा है, तो मतलब ये छुपता है एक जनरेशन में और दिखता है अगली जनरेशन में, इस टाइप का पैटर्न प्रोबेबली वहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का केस होगा तो वो मेल टू मेल ट्रांसफर होगा, मतलब एक अगर मेल को है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में सारे के सारे उसके जितने भी लड़के होंगे वो सब अफेक्टेड होंगे, लेकिन एक भी लड़की अफेक्टेड नहीं होगी, वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का केस है, ठीक है। और एक केस आता है मैटरनल इनहेरिटेंस का, जिसमें अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके बच्चे जितने भी होंगे वो सारे अफेक्टेड होंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सब अफेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन अगर मेल अफेक्टेड है और वो मैटरनल इनहेरिटेंस वाला केस है तो, और उसमें मेल अफेक्टेड है तो उसके एक भी बच्चे अफेक्टेड नहीं होंगे, मतलब मैटरनल इनहेरिटेंस का केस जो होता है वो मदर टू प्रोजेनीज में ट्रांसफर होता है, ना कि फादर टू प्रोजेनी में, ठीक है। इतनी चीज तुम लोग को जानने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, एक्स लिंक डोमिनेंट हमें पता करना है। देखो जो आंसर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फर्स्ट है, कैसे देख सकते हैं हम लोग, मेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, देखो मेल अफेक्टेड है, फीमेल ठीक है, तो मैंने क्या बताया ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो अगर मेल अफेक्टेड होगा तो इसकी सारी की सारी लड़कियां अफेक्टेड होंगी। देखो इसकी दो लड़कियां हैं एक लड़का है, दोनों लड़कियां अफेक्टेड है, एक लड़का है वो अफेक्टेड नहीं है ना। अब इसमें लड़की अफेक्टेड है तो इसके जो बच्चे होंगे उसमें दोनों ही अफेक्टेड होने के चांस है, या तो मेल अफेक्टेड भी हो सकता है फीमेल भी अफेक्टेड हो सकती है, तो ये सही चीज़ दी हुई है बेसिकली, इसलिए इसका आंसर ये दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन तुम लोग खुद जज करो कि क्यों सही नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन जो है ये टाइप ऑफ सिलेक्शन क्वेश्चन, हमें पता है सिलेक्शन होते हैं तीन टाइप के, होते हैं तीन टाइप के, कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्टेबलाइजिंग, ठीक है, एक होता है डायरेक्शनल, ठीक, और एक होता है डिसरप्टिव, ठीक है। अगर किसी पॉपुलेशन में मीन कैरेक्टरिस्टिक मतलब फिक्स हो रहा है तो वो स्टेबलाइजिंग हो जाएगा। अगर किसी पॉपुलेशन में एक डायरेक्शन में चीज़ें ट्रेट्स जा रहे हैं और वो ट्रेट एक्सट्रीम, किसी एक एक्सट्रीम वाला ट्रेट सिलेक्ट हो रहा है तो वो डायरेक्शनल सिलेक्शन है, ठीक है। और अगर किसी में दोनों एक्सट्रीम वाले सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो डिसरप्टिव का केस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेबलाइजिंग का बताऊं, स्टेबलाइजिंग का तो छोड़ो, डायरेक्शनल का अगर बताता हूं तो डायरेक्शनल का एक सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि भाई जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला केस होता है जिसमें ब्लैक पेपर्ड मोथ सिलेक्ट होते हैं,
तो वो एक डायरेक्शन में मूव कर जाता है ना, व्हाइट वाला नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो ब्लैक वाला हो रहा है, ब्लैक वाला नहीं हो रहा है तो व्हाइट वाला हो रहा है, लेकिन किसी एक एक्सट्रीम का ही सिलेक्शन हो रहा है, दोनों का एक साथ नहीं हो रहा है। अगर दोनों का एक साथ हो जाता तो वो डिस्ट्रप्टिव हो जाता, ठीक है। और अगर ब्लैक और व्हाइट के बीच में कोई ग्रे वाला सिलेक्ट हो जाता तो वो स्टेबलाइजिंग हो जाता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यही चीज़ बोली हुई है कि भाई मुझे बोला है कि ये एक ग्राफ है जो बॉडी साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल्स के एक पॉपुलेशन में, ठीक है। कह रहा है इफ बॉडी साइज इज हेरिटेबल एंड देयर इज नो जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, द करेक्ट ऑप्शन दैट कैन गिव राइज टू द ऑब्जर्व पैटर्न इज। तो बेसिकली ये पी क्यू आर दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि ये पी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। ग्राफ किसके किसके बीच है ये देखना जरूरी है। एवरेज साइज इन पॉपुलेशन, साइज है वाई एक्सिस में और नंबर ऑफ इंडिविजुअल है इसमें एक्स एक्सिस में। तो ये एक डायरेक्शन में ये ग्राफ जा रहा है कि एवरेज साइज इन अ पॉपुलेशन डिक्रीज करता जा रहा है, यानी कि ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है क्योंकि ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। ये किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, यानी कि ये मीन कैरेक्टर को स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। आर जो देखो ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, या तो वेट बढ़ेगा या तो वेट घटेगा, है ना। बीच वाला तो सिलेक्ट हो नहीं रहा है, एक्सट्रीम्स में जा रहा है ना। तो ये कैसा है, ये डिसरप्टिव सिलेक्शन है, ठीक है। बस अगर ये चीज़ तुम लोगों ने जज कर ली तो तुम लोग को बस ऑप्शन देखना है और आंसर तुम लोग का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये क्वेश्चन इकोलॉजी का है, कह रहा है कि P और Q बेसिकली यहाँ पे दो ग्राफ दिए हुए हैं, देख लो। ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो डार्क ब्लैक वाला है, और उसके पीछे छुपा हुआ एक लाइट ब्लैक वाला है, वो दूसरा ग्राफ है। तो पहला ग्राफ है P का और दूसरा ग्राफ है Q का, दोनों ही कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। वो कह रहा है कि इफ P एंड Q शेयर इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, मतलब कि कोई तो बायोटिक इंटरेक्शन है इसमें, तो ये कौन सा इंटरेक्शन है वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऐसा जो ग्राफ है वो तुम लोग को नहीं लगता कि प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में देखा जाता है? किस में देखा जाता है? प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में। प्रेडेटर प्रे तुम लोग समझ रहे हो? प्रेडेटर प्रे का मतलब होता है, प्रेडेटर प्रे का मतलब होता है कि यार जैसे अगर मैं बोलता हूं कि एक शेर है और एक हिरन है, शेर खा रहा है हिरन को, जब उसने बहुत सारे हिरन खा लिए तो हिरन कम हो गए, अब शेर के पास कुछ खाने को नहीं बचा है तो शेर भूखा मर गया, तो शेर कम हो गया। जब शेर कम हो गए तो हिरन को कोई खाने वाला नहीं है तो हिरन बढ़ गया, जब हिरन बढ़ गया तो इसको खाने के लिए चीज़ें मिलने लगी तो शेर बढ़ गया। तो प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप ऐसा होता है जो कभी बढ़ता घटता बढ़ता घटता बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है कि ऐसा बायोटिक इंटरेक्शन जो कि ऐसे ऐसे इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो बेसिकली उसका ना प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, फिर दूसरा घटेगा तो दूसरा तीसरा, मतलब तो पहला वाला बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये इस टाइप का इंटरेक्शन होता है। तो इसमें जो भी प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप है वही इसका आंसर है। हर्बीवोर और कार्निवोर दिया हुआ है, हर्बीवोर कार्निवोर हमें पता है कि कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक। चलें नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन दो चीज़ों को एक साथ रख रहा है, बोल रहा है कि डीएनए भी मैं पूछूंगा और मैं पूछूंगा तुम लोगों से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी, है ना। वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है ये कि डीएनए जो है उसकी सिमिलैरिटी जो है वो दो स्पीसीज में अगर वो ज़्यादा सिमिलर होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो पास के रिलेटिव्स हैं। मतलब बेसिकली जो दो ऑर्गेनिजम्स अगर उनका डीएनए सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के रिलेटिव हो सकते हैं, पास के, है ना। कह रहा है इन एन अटेम्प्ट टू इवेलुएट दिस रिलेटेडनेस अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स सीक्वेंस्ड एंड कंपेयर्ड टू प्रोटीन्स with the same function from the two species. The corresponding DNA and RNA sequences were also compared to decipher their relatedness. Basically ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है मैं तुम लोग को बताता हूं। प्रोटीन एक चीज होती है, एक चीज होता है डीएनए। अगर दो प्रोटीन सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोटीन आपस में रिलेटेड हो सकती है, पर वो अगर रिलेटेड, पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल रिलेटेड ही हैं। हम बोल सकते हैं कि हो सकता है वो रिलेटेड हो,
क्योंकि उसका सिमिलर फंक्शन है। लेकिन ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि हो सकता है वो रिलेटेड ना भी हो, क्योंकि दो चीज़ अगर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हो तो इसका मतलब होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बट स्टिल कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये पॉइंट आउट नहीं करता है कि वहां पे कॉमन एंसेस्ट्री है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब कि डिफरेंट एंसेस्ट्री बट कॉमन फंक्शन। तो प्रोटीन्स जो है वो फंक्शनैलिटी को डिनोट करता है, समझ लो इस बात को, प्रोटीन्स जो है वो फंक्शनैलिटी को डिनोट करता है। लेकिन डीएनए अगर सिमिलर है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो फंक्शनैलिटी को तो हो सकता है रिजेंबल करे, लेकिन वो रिलेटेडनेस को बताता है। तो डीएनए की रिलेटेडनेस, स्पेशली कोडिंग सीक्वेंस की रिलेटेडनेस, स्पेशली कोडिंग सीक्वेंस की रिलेटेडनेस हमें ये बताती है कि वो दोनों बंदे कितने पास के हैं। जितना ज़्यादा रिलेटेडनेस उतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटैरिटी बिटवीन डीएनए, ठीक। और फंक्शन अगर किसी का सेम है तो उसका प्रोटीन का जो एक्टिव साइट है वो सिमिलर होगा, क्योंकि एक्टिव साइट अगर सेम है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जाएगी उसकी, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगर सेम है तो फंक्शन भी सेम हो जाएगा। तो फंक्शनैलिटी बता रहा है प्रोटीन, बट सिमिलैरिटी इन प्रोटीन फंक्शन डजंट पॉइंट आउट दैट दे हैव सेम एंसेस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज अगर तुम लोग को पता है तो बस फिर इसका आंसर आ जाएगा। देख लो आंसर क्या है। सिमिलैरिटी इन एक्सॉन्स बट नॉट नेसेसरीली इंट्रॉन्स इज रिफ्लेक्टिव ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। सही बात है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब क्या? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब कॉमन एंसेस्ट्री परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। तो डीएनए में सिमिलैरिटी कॉमन एंसेस्ट्री बट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। प्रोटीन में सिमिलैरिटी इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, समझे। चले नेक्स्ट चलते हैं। आ जाओ भाई, अब ये देखो फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही सीन। पीआई वैल्यू, पीआई वैल्यू पहले सबसे तुम लोग ये समझो कि पीआई वैल्यू होती क्या है। पीएच पता है हमको, पीएच 0 से 14 तक जाता है, 0 to 14, ठीक है। 0 मतलब एसिड, 14 मतलब बेस। पीआई जो वैल्यू है वो पीएच है जिसपे एक प्रोटीन या एक अमीनो एसिड या कोई भी केमिकल पे इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब कि सम टोटल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी 0। तो नेट चार्ज 0 होगा पर चार्ज होगा, मतलब चार्ज तो है पर नेट चार्ज 0 है, ठीक है। तो ऐसा पीएच जिसपे एक अमीनो एसिड, एक प्रोटीन, एक केमिकल पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो, दैट इज पीआई वैल्यू, ठीक। जब हम पीआई वैल्यू से कम पीएच पे एक्सपोज करते हैं ऐसी प्रोटीन को तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि कम पीएच पे बेस अपनी बेसिसिटी बढ़ा लेता है। मतलब कम पीएच पे अगर सराउंडिंग एसिडिक है तो बेस की बेसिसिटी दिखती है एविडेंटली, ठीक है। तो बेस की बेसिसिटी दिखती है, और बेस की बेसिसिटी दिखने का क्या मतलब है कि वो पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का पीएच बढ़ जाए पीआई वैल्यू से तो वो बेसिक पीएच हो जाएगा। बेसिक पीएच पे, बेसिक पीएच यानी कि बेसिक सराउंडिंग पे एसिड की एसिडिटी हमको एविडेंटली दिखती है, और एसिड की एसिडिटी का मतलब है क्या कि वो H+ डोनेट करेगा। किसी ने अगर H+ यानी कि प्रोटॉन डोनेट कर दिया है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। पीआई से ज़्यादा पीएच पे वो नेगेटिवली चार्ज है, पीआई से कम पे वो पॉजिटिवली चार्ज है, और पीआई वैल्यू पे वो 0 चार्ज है। मतलब नेट चार्ज 0 है बट चार्ज है उस पर, नेट चार्ज 0 है बट दे हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। ये सीन है इसका, इसी से रिलेटेड इसका आंसर भी है, देख लो जरा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है टिटनस। टिटनस कॉज करने वाली चीज होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। मतलब ये एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी जिसकी वजह से टिटनस कॉज होता है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि टिटनस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी की वजह से होता है, बट टिटनस के होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी भी टिटनस कॉज कर सकता है। मतलब एनीथिंग दैट इज लीडिंग टू रैपिड स्पैज्म इन आवर मसल्स इज कैन बी अ पोटेंशियल कॉज ऑफ अपना ये टिटनस, ठीक है। लेकिन इसमें इसने बोला है कि जो बैक्टीरिया वाला, जो नॉर्मल केस होता है टिटनस का, जो बैक्टीरिया से फैलता है वो वाला है। कह रहा है कि जब किसी बंदे को टिटनस का इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन में क्या होता है, तो कई बच्चे सोचेंगे कि उसमें वैक्सीन होती होगी टिटनस की। नहीं, वैक्सीन कुछ नहीं होती है।
उसमें कोई एंटीबायोटिक भी नहीं होती है, उसमें होती है टिटनस का एंटीसेरम। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो टिटनस वाले बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से लड़ तो सकती है, लेकिन उसको लड़ने के लिए टाइम चाहिए, और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है अगर उसने इन्फेक्शन किया है, क्योंकि इतना टाइम अगर हम रुकेंगे तो टिटनस हमको हो ही जाएगा। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना टाइम मांगता है जितने में ऑलरेडी चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे आ जाती हैं, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि बॉडी लड़ती है तो बढ़िया है, लेकिन अगर टाइम कम हो तो हम बाहर से ही एंटीबॉडी डाल देते हैं। इसीलिए वो टिटनस का एंटीसेरम दे देते हैं, जिसमें वो पहले से ही जो एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं टिटनस के बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो हमारी बॉडी में डाल देता है, जो कि टिटनस को, जो कि इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो लड़ना अच्छी बात है, कहने का मतलब ये है कि लड़ना अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम पर लड़ना अच्छी बात नहीं है जब बंदे तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा हो, है ना। जब बंदे बहुत ज़्यादा हैं तो वैसे ही मरोगे लड़ोगे तो, है ना। तो ये सीन है, ठीक। इसीलिए इसका आंसर क्या है, टिटनस एंटीसेरम विच कंटेन्स एंटीबॉडीज, विच कंटेन्स एंटीबॉडीज। ओके, चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ भाई। ये Km वैल्यू पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि E1, E2, E3, E4 4 एंजाइम है, इनकी Km वैल्यू दी है, इनकी Vmax वैल्यू दी है, ठीक है। उस पे बेस्ड आंसर तुम लोग को बताना है। पहले मैं बताता हूँ Km क्या है, Vmax क्या है, फिर तुम लोग आंसर जज करना। देखो, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ तो हमें पता है एंजाइम का क्या काम होता है। एंजाइम का काम होता है किसी भी रिएक्शन को तेज कर देना, है ना। किसी भी रिएक्शन के रेट को तेज कर देना एक एंजाइम का काम होता है, और वो एक हद तक उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकती है। मतलब शुरुआत में तुमने एंजाइम डाली तो रिएक्शन का रेट तेज हुआ, और तेज हुआ, और तेज हुआ, और तेज हुआ, एक टाइम बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब और बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन होती है उसको मैं Vmax बोलता हूँ, ठीक है। और वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो इस Vmax/2 को अचीव करने में मुझे लगती है, उस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को मैं Km बोलता हूँ, ठीक है। Km is basically the substrate concentration at which the reaction rate achieves half of its maximum velocity. ओके, अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि Km और Vmax मैंने दे दिए, मुझे बताओ सबसे बढ़िया एंजाइम कौन सी है, ठीक है। तो Km वो सबस्ट्रेट है जिसपे एंजाइम अपनी आधी मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करवा देता है ना। जितने कम सबस्ट्रेट में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जितना ज़्यादा हो वो उतना ही अच्छा है। यानी कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम होने पे अगर मुझे Vmax/2 मिल रहा है तो वो बढ़िया एंजाइम है। यानी कि Km वैल्यू कम हो तो एंजाइम बेस्ट है, Km वैल्यू जितनी कम हो उतनी बेहतर एंजाइम होती है, और Vmax जितना ज़्यादा हो उतनी बेहतर एंजाइम होती है, ठीक है। तो इसमें 4 एंजाइम में जिसका Km सबसे कम हो, जिसका Vmax सबसे ज़्यादा हो, वही सबसे बेस्ट तुम्हारी एंजाइम है। तो देख लो, Km इसमें कम दिया हुआ है, सबसे कम Km है इसमें E1 का और E4 का, ठीक है। और Vmax इन दोनों में से ज़्यादा है, E1 का 500 है, E4 का 100 है। तो Vmax ज़्यादा है इसका, Km कम है इसका, तो दोनों चीज़ें फेवरेबल है E1 में। यानी कि E1 सबसे बेस्ट तुम्हारे पास एंजाइम है, ठीक है। E1 इज द बेस्ट एंजाइम। ओके, चलें आगे, चलते हैं आगे, नेक्स्ट। ये देखो भाई, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। कह रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है, जिसमें NADH और FADH जो कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, उनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जाता है, उनको साइकिल में घुमाया जाता है, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से क्या सिंथेसाइज होता है, ATP सिंथेसाइज होता है, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ सही है ये पूछ रहा है। तो सही गलत तो तुम लोग कर लेना अपने आप, मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है कौन, TCA साइकिल, मतलब ये ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और यहाँ पे पांच क्या होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, ठीक, 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। 5 एटीपी सिंथेज होता है, 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, 3 साइटोक्रोम रिडक्टेज होता है, 2 सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेज होता है और 1 NADH डिहाइड्रोजनेज होता है। ठीक है, जो 2 है उसका डुअल फंक्शन होता है, वो ETC में भी इन्वॉल्व होती है और वो क्रेब्स साइकिल में भी इन्वॉल्व होती है, मतलब वो FADH2 का ब्रेक डाउन करा रही होती है। FADH2 को FADH मतलब FAD प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ रही होती है। ठीक है, NADH भी सिमिलर फंक्शन कर रहा होता है, पर FADH के साथ नहीं, NADH के साथ। तो ये NADH को तोड़ के भाई साहब NAD प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होता है। ठीक बात। अब इसके जो H प्लस इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, उसके ब्रेक होने से ATP प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। आओ देखते हैं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है वो TCA साइकिल में भी इन्वॉल्व है, गलत बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इन्वॉल्व होती है, बताया अभी बताया था। कह रहा है कॉम्प्लेक्स 1 ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को, गलत बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हमेशा 3 को ट्रांसफर करती है, फिर 4 को, फिर 5 को। तो 1 3 4 5 ऐसे ट्रांसफर होता है, इसका भी 2 3 4 5 ऐसे ट्रांसफर होता है। लेकिन 1 और 2 आपस में नहीं इंटरेक्ट करते हैं। जब दो लोग सेम काम करते हैं तो उनकी आपस में नहीं बनती, इनकी भी आपस में नहीं बनती। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ATP सिंथेज से, गलत बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ATP सिंथेज होता है, 4 तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, अभी बताया था। तीनों गलत हो गए तो कौन सा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सही हो गया? चौथा सही हो गया भाई साहब, यही इसका आंसर है। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है भाई कि मेरे पास एक प्रोटीन है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया शायद। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दे दी है। ठीक है, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहा है मैंने वहाँ पे दे दी है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं तुम लोगों को यहाँ पे देता हूँ। ये कह रहा है कि मेरे पास 3 प्रोटीन्स हैं, ये कह रहा है कि मेरे पास 3 प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट हो रही है साइटोप्लाज्म से डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में। ठीक है, वो पूछ रहा है कि इन प्रोटीन्स को ट्रांसफर करने के लिए मुझे कितनी लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये पूछ रहा है, अगर सिंपल वे में ये क्वेश्चन पूछना होता किसी को तो वो ऐसे पूछता कि बताओ मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी लेयर है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितनी लेयर है, गोल्जी बॉडी में कितनी लेयर है, न्यूक्लियस में कितनी लेयर है, ये सब पूछता। तो बस अगर तुम लोग को ये पता है कि कौन सी ऑर्गेनल में कितनी लेयर्स है तो तुम लोग का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनल में कितनी लेयर है तो आंसर आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होती है, न्यूक्लियस में 2 लेयर होती है। ठीक है, अपना क्लोरोप्लास्ट में 2 लेयर होती है। जितने भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाले तुम्हारे ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें सब में 1 लेयर होती है। जैसे टोनोप्लास्ट, ठीक है, वैक्यूल में होती है। वैक्यूल के अलावा तुम्हारा अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सब में 1 लेयर होती है। ठीक है, तो अब देख लो तुम लोग, उसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या है कि X was found to be localized in mitochondria। अगर तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया से उसको ट्रांसफर करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर है, तो X को 2 लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी। Z जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो न्यूक्लियस क्रॉस करने के लिए उसको भी 2 लेयर लगेगी, है ना। तो X और Z को 2-2 लेयर लगेंगी, लेकिन Y हैज टू क्रॉस 1 बाई लेयर। कैसे? क्योंकि Y जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसफर हो रहा है, और मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें 1 ही लेयर होती है, तो 1 ही लेयर इसको क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का, और ये जो मैंने पहले किया था वो इस क्वेश्चन का है। ठीक है, वो इस क्वेश्चन का है। चले आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि मैंने 3 स्लाइडें ली हैं और तीनों में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स लिए हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने देखे माइक्रोस्कोप के नीचे। अब मुझे बताओ कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये पूछ रहा है। कह रहा है स्लाइड 1 में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। ऐसा 2 न्यूक्लियस वाला केस सिर्फ पैरामीशियम में देखा जाता है। ठीक है,
अगर तुम लोग को नहीं भी पता है फिर भी तुम लोग क्वेश्चन को देख के, ऑप्शन को देख के आंसर जज कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें सीलिया भी है और उसमें सेल वॉल भी नहीं है। प्रोटोजोआ होता है, ये प्रोटोजोआ में कोई सेल वॉल नहीं होती है। सीलिएटेड प्रोटोजोअन होता है पैरामीशियम, ठीक है, इससे ये जज कर लिया। नेक्स्ट देखो स्लाइड नंबर 2, यूनिसेलुलर अगेन है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसमें एक न्यूक्लियस है, वो बाइफ्लैजिलेटेड है, उसमें सेल वॉल भी है, तो पक्का ये कोई ना कोई प्लांट है, एल्गी टाइप की चीज़ है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो उसी में होती है। और फ्लैजिलेटेड एल्गी कौन सी होती है? क्लेमाइडोमोनास, है ना, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा इसका आंसर, बी स्लाइड क्लेमाइडोमोनास होगी, ठीक है। स्लाइड 3 बोल रहा है कि यूनिसेलुलर है, एक न्यूक्लियस है, फ्लैजिला नहीं है, सेल वॉल है। किसी चीज़ में सेल वॉल है, फ्लैजिला नहीं है, ठीक है, और एक न्यूक्लियस है और वो यूनिसेलुलर है। तो इसको तुम लोग ऑप्शन से देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सही है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है सैक्रोमाइसिस, जो कि यीस्ट होता है, और हमें पता है यीस्ट जो है वो एक फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, वही इसका आंसर है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी सही होता है कि ए पैरामीशियम है, बी क्लेमाइडोमोनास है और सी सैक्रोमाइसिस है। ओके, चले नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि अगर मेरे पास एक एग में 6 क्रोमोसोम्स हैं, तो क्रोमैटिड का नंबर एनाफेज 1 पे कितना होगा? कितना होगा भाई? देखें, एग हैप्लॉइड होता है, सेल डिप्लॉइड होता है, तो अगर ये हैप्लॉइड 6 है तो डिप्लॉइड कितना? 12 हुआ। अगर क्रोमोसोम का नंबर 12 है तो क्रोमैटिड कितने? उसके डबल, तो 12 का डबल कितना? 24 क्रोमैटिड होंगे उसके पास, क्योंकि एनाफेज 1 में तो अभी तक सेल डिवाइड ही नहीं किया ना, सारे क्रोमैटिड एक ही में, तो 24 क्रोमैटिड होंगे इसके आंसर, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर है। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कह रहा है कि एक एपिडेमिक है जो कि एक बीमारी फैला रही है जिसका नाम है मिल्क बॉर्न गैस्ट्रोइंटेराइटिस। गैस्ट्रोइंटेराइटिस समझते हो? गैस्ट्रो मतलब पेट या इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारी, ठीक है। बेसिकली एंटेराइटिस या एंटेरिक जहाँ पे वर्ड आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है, ठीक है। कह रहा है ये बीमारी साल्मोनेला फैलाता है, ठीक, एंड इट वॉज रिपोर्टेड इन इंडियन सिटी इन 1985 की तो कहानी है। कह रहा है फीकल सैंपल्स फ्रॉम सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स वर इनोकुलेटेड इनटू सेलेनाइड ब्रॉथ and incubated. After a thorough investigation, it was found that Salmonella and not a common gut bacterium E. coli could grow in the medium. The basis of growth of Salmonella in selenite broth is. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि साल्मोनेला जो है वो एक बीमारी फैला रहा है जिसका नाम है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसने उस साल्मोनेला को उसने क्या किया? एक ब्रॉथ लिया, एक कल्चर लिया जिसमें उसने सेलेनियम डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद गट्स जो इन्फेक्टेड गट था वहाँ से सैंपल निकाला और उसको डाल दिया उस सेलेनियम वाले मीडियम में। कुछ देर बाद उसने देखा कि उस मीडियम के अंदर गट के सारे बैक्टीरिया मर गए लेकिन साल्मोनेला जिंदा रहा। अब वो पूछ रहा है कि साल्मोनेला जिंदा रहा, ये क्या चीज़ दर्शा रहा है? ये चीज़ दर्शा रहा है कि साल्मोनेला का नेचुरल सिलेक्शन हुआ है और गट वालों का नेचुरल सिलेक्शन नहीं, मतलब सिलेक्शन इज़ अ वेरी कंपैरेटिव टर्म, तो हम बोल सकते हैं गट वाले को मार दिया गया है या मर गया गट वाला, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाया इस सेलेनाइड ब्रॉथ को। ये सर्वाइव किया इसीलिए ये सिलेक्ट हुआ, ठीक है, इसीलिए ये सिलेक्शन का एग्जाम्पल होता है, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल सकते हैं कि अडेप्टेशन क्यों नहीं है भाई? अडेप्टेशन भी तो हो सकता है। अडेप्टेशन नहीं है, अगर अडेप्टेशन होता ना तो होता ये कि पहले बहुत सारे साल्मोनेला मर जाते, उसके बाद कुछ जिंदा रहने शुरू करते, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, धीरे धीरे वो अडेप्ट करते हैं। इसलिए अडेप्टेशन नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें तो जिंदा ही है। दैट मीन्स कि साल्मोनेला के पास पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट थी जिसकी वजह से वो सेलेनाइड ब्रॉथ में जिंदा रह पाया। अगर कोई चीज़ पहले से ही प्रेजेंट है तो वहाँ पे अडेप्टेशन नहीं होती है, वहाँ पे सिलेक्शन होता है। अगर कोई चीज़ पहले से नहीं प्रेजेंट है और किसी स्ट्रेस के आने के बाद डेवलप हुआ है, देन इट कुड हैव बीन अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। चले नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम लोग को ये पता चले
कि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो जिबर्लिक एसिड है, एक हार्मोन है जिबर्लिक एसिड जो प्लांट में प्रोड्यूस होता है। जो जिबर्लिक एसिड है, जब तुम लोग पेड़ पर जिबर्लिक एसिड डालते हो या पेड़ अगर जिबर्लिक एसिड प्रोड्यूस करता है तो वो पेड़ लंबा हो जाता है। ठीक, कह रहा है कि जिबर्लिक एसिड जो है वो खुद पेड़ को लंबा नहीं करता है। जिबर्लिक एसिड डालने से पेड़ लंबा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिबर्लिक एसिड खुद पेड़ को लंबा कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है, देखो दो तरह से कोई प्लांट ग्रो कर सकता है, या तो कोई चीज़ उसको ग्रो करा रही हो, या तो कोई चीज़ उसमें जो ग्रोथ न कराने वाले फैक्टर है उनको मार रही हो, तो भी तो ग्रोथ हो सकती है ना। कि भाई जो चीज़ ग्रो नहीं करने दे रहे हैं तुमको, उसको अगर तुमने मार दिया तो ग्रोथ अपने आप होने लग जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि एक कार है जिस पे ब्रेक लगा हुआ है, इसलिए वो नहीं चल पा रही है ना। अगर तुम लोग उससे ब्रेक हटा दो तो वो कार तो चलने लग जाएगी, है ना। इसी तरह से ये भी है कि पेड़ ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ ग्रो नहीं कर सकता। पेड़ ग्रो कर सकता है, लेकिन उसकी ग्रोथ को हमने रोक रखा है, उस पर ब्रेक लगा रखा है। इस ब्रेक को हटा दिया जाए तो पेड़ ग्रो करने लग जाएगा, है ना। इस ब्रेक को हटाने का ही काम कौन करता है? जिबर्लिक एसिड। कैसे वो इस ब्रेक को हटाता है? वो एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है जिससे कि ग्रोथ होती है, और उस रिसेप्टर का नाम है गिड1। ठीक है, गिड1 के साथ बाइंड करता है वो, जिसकी वजह से ग्रोथ हो जाती है। तो ब्रेक को हटा रहा है। इस केस में ब्रेक क्या है? इस केस में ब्रेक है एक SLR फैक्टर। ये SLR ग्रोथ नहीं कराने दे रहा है। GA के डालने से ये गिड1 SLR के साथ इंटरेक्ट करता है और इसकी डिग्रेडेशन कॉज करता है। ठीक है, ठीक। अब वही चीज, ये जो कहानी है, इसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं और बोला कि बताओ भाई सही आंसर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि जिबर्लिक एसिड इज नॉट इंड्यूसिंग ग्रोथ। जिबर्लिक एसिड इज डिग्रेडिंग द फैक्टर्स which are not leading, which are not letting the plants to grow। ठीक है, तो बस फिर इससे तुम लोग का आंसर आ जाएगा। देखो क्या सही आंसर दिया है कि SLR1 जो है, SLR1 RNAi plants are tall in the presence of bioactive GI। SLR1 की RNA इंटरफेरेंस कर देंगे तो SLR1 तो वैसे ही मर गया, है ना। जब SLR1 ही नहीं है तो ग्रोथ अपने आप हो जाएगी, चाहे तुम लोग GA डालो या ना डालो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्लांट म्यूटेंट फॉर गिड1 जीन रिजल्ट्स इन ड्वार्फ प्लांट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ GA। बात सही बोल रहा है, क्योंकि गिड1 ही SLR1 को तोड़ता है और SLR1 के टूटने से ही प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो अगर गिड1 ही म्यूटेटेड है तो SLR1 टूटेगा नहीं, SLR1 टूटेगा नहीं तो प्लांट की ग्रोथ होगी नहीं, चाहे तुम GA डालो या ना डालो। ठीक है, तो इसीलिए ये और ये इन लोगों ने सही दे रखे हैं। ठीक है, ठीक, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीसीआर पता है तुम लोग को? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिकली अगर तुम लोग के पास डीएनए बहुत कम प्रेजेंट है और तुम लोग को कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो तुम लोग बोलोगे कि इतने कम डीएनए में तो हम एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाएंगे, तो तुम लोग बोलोगे कि इस कम डीएनए को मैं ज़्यादा बना लूँगा, उसके बाद मैं इससे थोड़ा थोड़ा डीएनए यूज़ कर करके एक्सपेरिमेंट करूँगा, ताकि अगर मेरा शुरुआत में एक्सपेरिमेंट फेल भी कर जाए फिर भी मैं बाद में मेरे पास और भी रखा हुआ है डीएनए यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब इस जो रिएक्शन है पीसीआर, इसमें 3 स्टेप होते हैं: डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक्चुअली में हमारे पास ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कि एनालॉगस है डीएनए रेप्लिकेशन के। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन ही है पर सिंथेटिक मीडियम में। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं। इसमें भी यही हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बन रहे हैं, पर तरीका अलग है। डीनेचुरेशन में हम उस डीएनए को हाईयर टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं, 94 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अनीलिंग में हम टेम्परेचर कम कर देते हैं ताकि उससे प्राइमर बाइंड कर जाए। प्राइमर अब मत पूछना क्या होता है, क्योंकि वो डीएनए रेप्लिकेशन में पता होना चाहिए तुम लोग को। और उसके बाद हम
उसमें डाल देते हैं एक एंजाइम जिसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज, जो कि पॉलीमराइजेशन यानी कि एक्सटेंशन कराता है। ओके, और ये साइकिल बार बार रिपीट होती है जिससे रिएक्शन होता है। ठीक, अब देखो ये कह रहा है कि इतना हाई टेम्परेचर कोई नॉर्मल एंजाइम तो सह नहीं पाती है, इसलिए हम एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं जिसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज। पर ये कह रहा है कि अगर मान लो मेरे पास टैग पॉलीमरेज नहीं है और ये रिएक्शन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तब मैं क्या करूँगा? तब क्या मैं पीसीआर करा पाऊँगा? करा पाऊँगा, ठीक है, बिल्कुल करा सकते हैं, पर उसमें हमारी मेहनत बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? मेहनत। कैसे? अनीलिंग के बाद टैग पॉलीमरेज का काम है। टैग पॉलीमरेज हम एक ही बार डालते हैं, लेकिन अगर कोई हीट सेंसिटिव एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज है, वो भी काम कर जाएगी, लेकिन वो हर एक साइकिल में नई हमको डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो एंजाइम नॉर्मल टेम्परेचर के लिए एक्लिमेटाइज्ड है। तो अगर तुम लोग उसको यहाँ पे डालोगे तो वो एक टाइम का तो एक्सटेंशन करा देगी, लेकिन अगली बार के लिए वो नहीं बचेगी क्योंकि वो डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक साइकिल में हमको एक नई डीएनए पॉलीमरेज डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। इफ़ वी ऐड नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज आफ्टर द अनीलिंग स्टेप ऑफ एवरी साइकिल ऑफ पीसीआर, देन we can do what? We can stimulate this PCR to happen and amplification will occur. ठीक है, तो यही इसका आंसर भी दिया हुआ है। इकोलाई डीएनए पॉलीमरेज हम डालेंगे आफ्टर अनीलिंग स्टेप ऑफ एवरी पीसीआर साइकिल। ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि लाइट रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ मैं सही बताओ कि ऑप्शन कौन सा सही है। देखो भाई क्या सही हो सकता है? H+ सबको पता होना चाहिए कि ये क्या है, लाइट रिएक्शन। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन क्या होती है? लाइट रिएक्शन में हमारे पास, हमें पता है थाइलाकॉइड होता है, और थाइलाकॉइड में मेम्ब्रेन होती है। उस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 2 होता है और फोटोसिस्टम 1 होता है। और फोटोसिस्टम 1 होता है। इस फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, फिर वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं, फिर वो यहाँ जाते हैं, फिर वो यहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, जिससे एटीपी प्रोड्यूस होता है, एटीपी एंड NADPH का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से एटीपी और NADPH का प्रोडक्शन होता है, ठीक, जो कि बाद में ग्लूकोज बनाने के लिए हेल्पफुल होता है काफ़ी। ठीक है, डार्क रिएक्शन में। अब इससे रिलेटेड बात बोली है, वो सही बतानी है कि सही कौन सी है, गलत कौन सी है। कह रहा है पहला पॉइंट कि H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ थाइलाकॉइड ल्यूमन इज हायर दैन स्ट्रोमा। बात सही है। जब ये थाइलाकॉइड है ना, ये ऐसे गोल घूम के आता है, इसको हम ल्यूमन बोलते हैं, अंदर वाली स्पेस को, और बाहर स्ट्रोमा होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो H+ यहाँ अंदर पंप हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बाहर की कंपैरिजन में अंदर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यही इसमें बोला है ना। तो ये तो सही हो गया, तो 1 वाले तो सब सही हो गए। ठीक, तो ओनली 2 और 3 तो गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन तो गया। नेक्स्ट कह रहा है फ्लो ऑफ H+ आयंस थ्रू एटीपी सिंथेज ड्राइव्स फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। सही बात है, यहाँ पे H+ जब ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, तो हमें पता है अगर कहीं पे चीज़ ज़्यादा है, अगर कहीं पे चीज़ कम है, तो वो ज़्यादा वाली चीज़ कम की तरफ जाने की कोशिश करती है, यही तो होता है ना। तो मतलब कि अगर तुम लोग ये ज़्यादा H+ और यहाँ कम H+ है और इसके बीच में कोई टनल बना दो, तो तुरंत ही H+ जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम हो जाए, क्योंकि हर चीज़ इक्विलिब्रियम में आना चाहती है। ये तब तक मूव करेंगे जब तक यहाँ और यहाँ के H+ आयंस इक्वल ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि हर जगह इक्वालिटी मैटर करती है। तो ये है, इक्विलिब्रियम पे आने के लिए ये लोग तरस रहे होते हैं। कौन? ये H+ आयंस, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, बाहर कम है। और इसके लिए जो टनल होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये H+ यहाँ से मूव करते हैं। अब जब ये मूव कर रहे होते हैं तो यहाँ पे F1 पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटीपी सिंथेसाइज करा रहे होते हैं। ठीक है, और यही इस ऑप्शन में लिखा हुआ है कि H+ आयंस का जो फ्लो है एटीपी सिंथेज से, ये एटीपी सिंथेज होता है F1 पार्टिकल, उससे फॉस्फोराइलेशन होता है एडेनिन डाइफॉस्फेट का इनटू एटीपी। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट,
द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटोलिसिस रिएक्शन ऑफ वाटर आर पास टू द फोटो सिस्टम 2। बात सही है कि फोटो सिस्टम 2 के नीचे यहाँ पे एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स लगा होता है जहाँ से फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा होता है ना। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं, वो पानी के टूटने से आ रहे हैं। 2H2O के टूटने से क्या प्रोड्यूस होगा, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन। तो जो तुम लोग कहते हो कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, वो ऑक्सीजन इसी वाटर के ब्रेकडाउन से निकल रही होती है, और ये जो H प्लस हैं ये अंदर एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, जिससे अंदर H प्लस जनरेट हो रहे होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस सिस्टम में फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं इस तरह से, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि 1, 2 एंड 3 सारे ही यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो, ये है क्वेश्चन तुम्हारा हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से कह रहा है। पहले मैं बता देता हूँ क्या है ये सिस्टम जो है ये हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ने में मदद करता है कि एक पॉपुलेशन में कौन सी जीन्स कितनी अमाउंट पे प्रेजेंट है, वो हम पता कर सकते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। तो बेसिकली p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1। p² जो है वो डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है, 2pq जो है वो हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी है, q² जो है वो स्मॉल ए यानी कि रिसेसिव जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है p प्लस q इज इक्वल टू 1। हमें पता है फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी जो है उसका सम तो 1 ही होगा हमेशा। p जो है वो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, q जो है वो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अगर हमें ये या ये पता है तो हम ये या ये निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमें p की फ्रीक्वेंसी पता है तो हम p इंटू पी कर सकते हैं, यानी कि p² निकाल सकते हैं। तो अगर हमें p पता है तो हम p² तो निकाल ही सकते हैं। ऐसे अगर हमें q पता है तो हम q इंटू क्यू करके q² निकाल सकते हैं। अगर हमें p और q दोनों पता है तो हम 2pq करके ये निकाल सकते हैं। तो हम ये निकाल सकते हैं कि एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स की ये जीनोटाइप है, कितने की ये, कितने की ये है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्लांट है, उसका एक फूल है, और उस फ्लावर में पर्पल कलर होता है जो कि डोमिनेंट होता है। ठीक है, और पिंक एक कलर होता है जो रिसेसिव होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है और 9% फ्लावर पिंक है, तो मुझे बताओ कि कितने % फ्लावर पर्पल होंगे पर वो हेट्रोजाइगस होंगे। मतलब बेसिकली ये हमसे ये पूछ रहा है 2pq की वैल्यू। तो बस फिर सिंपल है क्वेश्चन का आंसर। पिंक हमें पता है 9% है, परसेंट को फ्रीक्वेंसी में बदलो तो 9/100 कर दो, यानी कि 0.09। ये क्या आ गया है, ये स्मॉल ए आ गया, मतलब q² की वैल्यू 0.09 है, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 0.3। ठीक है, p प्लस q 1 है तो p इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस q, यानी कि 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। क्या p आ गया है, क्या q आ गया है, दोनों आ गया है। तो क्या हम 2pq निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 7 3 21, 2 42, तो 0.42 यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। ये देखो, ये क्वेश्चन कराने के पीछे मकसद ये बताना है कि एनिमल फिजियोलॉजी को तुम लोग जो कहते हो कि छोड़ दें, क्या वो नहीं छोड़ो, आराम से उसको सॉल्व करो। मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो उसके बेसिक, क्योंकि क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। कह रहा है कि नेफ्रॉन पे बेस्ड क्वेश्चन है कि सेकेंड हाफ ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी आर इक्विप्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटरकलेक्टेड सेल्स। ठीक है, ऑफ दीज द प्रिंसिपल सेल्स रीअब्जॉर्ब सोडियम एंड एक्सक्रीट पोटेशियम। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि जो हमारा नेफ्रॉन है ना, वो यूरिन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसका जो लास्ट वाला ये पाइप होता है,
ठीक। वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा होता है, मतलब बॉडी में वापस से ले जा रहा होता है, और पोटेशियम को यूरिन के थ्रू बाहर फेंक रहा होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के नेफ्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो सोडियम एब्जॉर्ब करता है, मतलब वापस से अपनी बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और पोटेशियम यूरिन के साथ फेंक देता है बाहर। और ये बोल रहा है कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की ये आदत है। ठीक, अब नेक्स्ट कह रहा है कि इन प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो कि एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो एल्डोस्टेरॉन भी यही काम करता है, मतलब सोडियम रीअब्जॉर्ब कराता है, पोटेशियम सिक्रीट कराता है। ठीक, अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया तो ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा और ज़्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट हो रहा होगा, है ना। तो कह रहा है देयर इज एन एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन विच कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर एंड K+ इम्बैलेंस। ठीक है, कह रहा है स्पाइरोनोलैक्टोन एक केमिकल है जो कि एक ड्यूरेटिक ड्रग है, उसको यूज़ करते हैं हम इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। अगर हमें इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए स्पाइरोनोलैक्टोन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो क्या कर रहा होगा, तो बेसिकली वो एल्डोस्टेरॉन के फंक्शन को कम कर रहा होगा। तो एल्डोस्टेरॉन सोडियम को बाहर, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, पोटेशियम की सिक्रीशन कराता है, तो ये ड्रग इसका उल्टा कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ये सोडियम की सिक्रीशन करा रहा होगा और पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन करा रहा होगा या फिर रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन को रोक रहा है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन या सिक्रीशन को रोक रहा है। यही इसका आंसर भी है, इट इनहिबिट्स इफेक्ट्स ऑफ एल्डोस्टेरॉन ऑन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। बात सही है, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। आओ भाई, अब ये क्वेश्चन कराने के पीछे का मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, मकसद ये है कि तुम लोग को ये मैं समझाऊं कि ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। देखो क्या है, कह रहा है एक प्लांट है जिसमें लाल कलर के फ्लावर होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, तो रेड फ्लावर डोमिनेंट है। ठीक, वाइट वाले भी फ्लावर होते हैं जो रिसेसिव है। ठीक है, और राउंड शेप जो है सीड का, राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड शेप रिसेसिव है। ठीक, रिंकल्ड शेप रिसेसिव है। ओके, अब कह रहा है कि एक प्लांट है जो कि हेट्रोजाइगोट है या हेट्रोजाइगस है, इन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक के लिए, उसको मैंने सेल्फ फर्टिलाइज कराया है। ठीक, कह रहा है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स एक्सपेक्टेड टू बी होमोजाइगस फॉर रेड फ्लावर कलर, होमोजाइगस फॉर टॉल स्टेम एंड हेट्रोजाइगस फॉर सीड शेप। ठीक है, बताऊं कैसे बताना है। देखो, कह रहा है कि मैंने सेल्फ फर्टिलाइज कराया इनके हेट्रोजाइगोट, तो रेड का हेट्रोजाइगोट था R स्मॉल r, और जो ये सीड का शेप है उसके लिए मैं बना देता हूं W स्मॉल w। ठीक है, ऐसा ही एक और को तुमने किया क्या, सेल्फ फर्टिलाइज। अब ये बेसिकली क्या है, ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक, डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो तुम लोग को पता है 9:3:3:1 होती है। ठीक, अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वाइट। अच्छा, एक और इसने कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, एक और लिखा है इसने, टॉल स्टेम इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, कि एक और कैरेक्टर वो स्टडी कर रहा है कि टॉल जो है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव है। तो मुझे टॉल और ड्वार्फ को भी रिजेंबल करना पड़ेगा, ये भी हेट्रोजाइगोट है, T स्मॉल t, और यहाँ पे भी T स्मॉल t है। ठीक है, तो ये बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है ये। ठीक, अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी 64 आती हैं। ठीक, मोनो हाइब्रिड में 4, डाई हाइब्रिड में 16, तो ट्राई हाइब्रिड में कितनी, 2 to the power n से चीजें वेरी कर रही हैं।
या फिर हम बोल सकते हैं 4 टू द पावर n से। 4 टू द पावर 1 4 हुआ मोनोहाइब्रिड में, 4 टू द पावर 2 16 हुआ, 4 टू द पावर 3 4 4 16 4 64, टोटल प्रोजेनी 64 है। ठीक, अब देखो कह रहा है क्या प्रपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग एक्सपेक्टेड टू बी होमोजाइगस फॉर रेड फ्लावर। रेड फ्लावर के लिए होमोजाइगस होना जरूरी है। अब इसका एक एक कैरेक्टर ले लो। ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस में क्या होगा, एक वो याद करो तुम लोग, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 4 ऑफस्प्रिंग होंगे जिसमें से एक होमोजाइगस डोमिनेंट होगा एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। होमोजाइगस फॉर रेड फ्लावर, तो रेड फ्लावर के लिए एक 1/4 हो जाएगा। ठीक, होमोजाइगस फॉर टॉल, टॉल के लिए होमोजाइगस फिर से 1/4 हो जाएगा। ठीक, एंड हेट्रोजाइगस फॉर सीड शेप, सीड शेप के लिए हेट्रोजाइगस होगा वो 2/4 होगा, क्योंकि 1:2:1 आता है ना यार, 1:2:1, तो 4 में से 2 लोग हेट्रोजाइगस होते हैं, तो 2/4 हो जाएगा। ठीक ठीक, बस इनको इनटू कर दो, इनकी प्रोबेबिलिटीज ही तो है ये। प्रोबेबिलिटी, अगर इन तीनों की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है एक साथ आने की, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। कर दो भाई, 1 × 1 × 2 2 4 4 16 4 64, 2/64 हुआ। काटो भाई इसको, 1/32 आया कि नहीं आया, आ गया, बिल्कुल यही इसका आंसर भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पूछ लिया गया है, जो कि तुम लोग को पढ़ाया नहीं गया है, ना ही तुम लोग की बुक में दिया है। लेकिन क्या ये आउट ऑफ सिलेबस है? ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि ये तो तुम लोग का दिमाग यूज़ करा रहा है ना। तो वही है कि दिमाग खोल के पेपर करो, मज़ा आएगा। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। ये है ABC मॉडल फॉर फ्लोरल पैटर्न्स का। मैं तुम लोग को बताता हूँ क्या है ये, इसका कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हमारे पास फ्लावर होता है, फ्लावर्स में कुछ वॉल्स होते हैं, वॉल्स मतलब कि गुच्छे, या हाँ गुच्छे ही बोल सकते हैं, वॉल्स हैं। फ्लावर में सेपल होता है, ठीक है, फ्लावर में पेटल होते हैं, फ्लावर में स्टेमन होते हैं, फ्लावर में कार्पल होते हैं। ठीक, तुम लोग के दिमाग में कभी क्वेश्चन आया होगा कि ये जो सेपल है कैसे बनते हैं, पेटल कैसे बनते हैं, स्टेमन कैसे बनते हैं, कार्पल कैसे बनते हैं। कुछ सेट ऑफ जीन्स होती हैं जो इनको बना रही होती हैं। उन जीन्स को यहाँ पे ये लोग नाम देते हैं ABC जीन्स, ABC। ठीक है, यही जीन्स की कॉम्बिनेशंस ये सारे फ्लावरिंग वॉल्स बनाते हैं। जैसे सेपल बनाता है A जीन, एक्चुअली में उसका नाम A जीन नहीं है, वो सिंप्लीफाई करने के लिए A जीन लिखा हुआ है। ठीक है, सेपल बनाता है A जीन, पैटर्न बनाता है A+B जीन, स्टेमन बनाता है B+C जीन, और कार्पल बनाता है C जीन। ठीक, ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इस क्वेश्चन में इसी चीज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया और पूछ लिया क्वेश्चन बना के। कह रहा है कि अगर B जीन में म्यूटेशन हो जाए तो कौन कौन सी वॉल्स बनेंगी। B जीन में म्यूटेशन हो जाए, B जीन म्यूटेशन कराओ, देखो क्या बनेगा। B में म्यूटेशन हुआ तो A वाला तो फंक्शन सेम रहेगा, तो सेपल तो बनेगा। ठीक, कह रहा है पेटल B जीन होता है तो B को हटा दो, A है, A से क्या बता है सेपल, तो A बचा तो सेपल बन जाएगा। स्टेमन में B+C होता है, B हटा दो, C बचा, कार्पल बनेगा कि नहीं, क्योंकि C से तो कार्पल बन रहा है, C का C ही रहेगा तो ये कार्पल बनेगा। तो यहाँ पे 4 वॉल्स तो बनेंगे, लेकिन पेटल और स्टेमन एब्सेंट हो जाएंगे। तो 4 वॉल्स में से 2 वॉल्स सेपल्स करेंगे, 2 वॉल्स कार्पल्स करेंगे। यही इसका आंसर भी है। देखो जरा, देख रहे हो, यही इसका आंसर भी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार, ये क्वेश्चन ना कंपटीशन का है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि मैंने पैरामीशियम की अलग अलग वैरायटीज ली हैं, पैरामीशियम की मैंने अलग अलग वैरायटीज ली हैं। एक का नाम है पैरामीशियम ओरेलिया,
एक का नाम है पैरामीशियम कोडेटम और एक का नाम है पैरामीशियम बर्सेरिया। ठीक है, अब ये कह रहा है जब मैंने ओरेलिया और कोडेटम को एक साथ रखा तो ओरेलिया ग्रो कर गया, कोडेटम बहुत कम हो गया। मतलब ओरेलिया ग्रो करता चला गया और कोडेटम जो है वो एक टाइम तक ग्रो किया, फिर उसके बाद वो कम हो गया। मतलब इनके बीच कंपटीशन हुआ खाने के लिए, और कंपटीशन में जीता कौन? ऊपर वाला, ओरेलिया जीत गया। कोडेटम नहीं जीत पाया तो वो खत्म हो गया। मतलब कोडेटम को एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहा है ओरेलिया। तो इट इज लीडिंग टू व्हाट? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कॉज कर रहा है ये। लेकिन दूसरे केस में देखो, बर्सेरिया और कोडेटम को जब मैंने उगाया इसको, तो बर्सेरिया तो बढ़ा, कोडेटम भी बढ़ा। लेकिन कोडेटम बढ़ा और बर्सेरिया भी बढ़ा, मतलब पिछले जैसा ग्राफ नहीं आया, दोनों ही बढ़ रहे हैं। अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से तो नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले ग्राफ में वो ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो बढ़ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये दोनों एक साथ रह ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस हो रहा है यहाँ पे, और वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट वाले क्वेश्चन है, इसलिए तुम लोग देख लेना मल्टीपल सिलेक्ट वाले क्या चीज़ इसमें पूछ रहा है। पर मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ कि ये इस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ें तुम लोग को पढ़ाई हुई हैं, तुम लोग के कोर्स में हैं, लेकिन तुम लोग को देखने से लगेगा कि ऐसा नहीं पढ़ाया गया हमको, या ये हमारे कोर्स में नहीं है। क्योंकि भाई एक्सक्लूजन पढ़ा है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोएग्जिस्टेंट भी पढ़ा है, वार्बलर्स वाला एग्जाम्पल दिया तुम लोग की बुक में, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया, वहीं पे तुम लोग डर जाते हो, है ना। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। ठीक, यहाँ पे कोएग्जिस्टेंस है, यहाँ पे एक्सक्लूजन है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है। बेसिकली ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तुम लोगों को बताना है। कह रहा है कि मेरे पास PQR 3 स्पीसीज हैं और उन 3 स्पीसीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे दी हुई हैं, और मुझे बताना है कि वो प्रोबेबली कौन सा ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। ठीक है, आओ भाई देखते हैं। कह रहा है P जो है उसमें राइबोसोम है, हमें पता है राइबोसोम तो भाई प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में ही होता है। माइक्रोट्यूबुल भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लाइसोसोम भी है, यानी कि ये यूकैरियोट है, कोई प्रोकैरियोट तो नहीं है ये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसमें वैक्यूल है पर बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत सारे हैं। बहुत ही छोटे छोटे और बहुत सारे वैक्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनिमल का। ठीक है, तो कोई भी एनिमल अगर P में लिखा हो वो हो जाएगा। तो P इज प्रोबेबली एन एनिमल। ठीक है, अरे P इज प्रोबेबली एन एनिमल। ठीक है, ठीक। Q में देखो राइबोसोम है, माइक्रोट्यूबुल नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, वैक्यूल भी नहीं है, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है, और कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट बनी होती है। तो जो Q है इट इज प्रोबेबली अ प्रोकैरियोट। अब देखो नेक्स्ट, कह रहा है R में राइबोसोम है, माइक्रोट्यूबुल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम भी है, वैक्यूल भी है, और वैक्यूल एक ही है और बहुत लंबा बड़ा है। बड़ा वैक्यूल, बड़ा और सिंगल, मतलब लार्ज सिंगल वैक्यूल कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लांट्स की। तो P एक एनिमल है, Q एक प्रोकैरियोट है और R एक प्लांट है। बस देख लो क्या आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा भाई? देखो A ही दिया हुआ है शायद। P देखो फ्रॉग एनिमल है, Q इकोलाई एक प्रोकैरियोट है और R गार्लिक एक प्लांट है। ठीक है, यही इसका आंसर भी है। ठीक है, A इसका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है ये क्वेश्चन बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन का क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए तुम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा सेल ऑर्गेनल बड़ा है, किसका ज़्यादा मास है, वेट है, साइज़ किसका बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जैसे अगर तुम लोग किसी चीज़ को ऐसे रोटेट करते हो ना, तो उसमें हल्की चीज़ ऊपर आ जाती है और भारी चीज़ नीचे चली जाती है। जैसे कि तुम लोग के घर में जैसे कोई
क्या कहते हैं, घर पे अगर मक्खन निकालता है ना, वो चीज़ है, तो उसमें क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे उसको करते रहते हैं, उसमें ऊपर आ जाती है हल्की चीज़ मक्खन, उसकी डेंसिटी कम है, और नीचे चली जाती है जो सॉलिड मतलब ज़्यादा डेंस चीज़ होती है। हम भी लैब में ये चीज़ यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज बोल देते हैं, मतलब काफ़ी हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके पढ़ते हैं, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज बोल देते हैं। ठीक, तो बेसिकली घर में जो चीज़ यूज़ होती है जिसको हम मिक्सी बोलते हैं, वो लैब में सेंट्रीफ्यूज हो जाती है। मतलब ठीक है, कुछ और भी काम होते हैं उसके, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भी होता है, मतलब माइक्रो लेवल पे चीज़ भी सेपरेट कर पाता है, पर बेसिक प्रिंसिपल सेम है, घूमता है वो बेसिकली। ठीक है, रोटेटर होता है बेसिकली। अगर कोई चीज़ भारी है, उसको हम धीरे भी घुमाएं तो भी वो सेटल डाउन हो जाता है। तो अगर हमने किसी चीज़ को घुमाया और वो सेटल डाउन हो गया तो वो भारी था। सबसे पहले सबसे कम स्पीड पे एक चीज़ सेडिमेंट हुई है, वो सबसे भारी होगी। ठीक है, उसके बाद हमने स्पीड और बढ़ाई घुमाने की, फिर सेडिमेंट 2 बन गया, फिर और स्पीड बढ़ाई तो और चीज़ सेडिमेंट हो गई। तो बेसिकली सेडिमेंट नंबर 1 सबसे भारी है, 2 उससे हल्का है और 3 सबसे हल्का है। बस यही चीज़ तुम लोग को ऑप्शन में जज करनी है। भारी भारी चीज़ें, भारी सेल ऑर्गेनेल्स कौन सी होती है? न्यूक्लियस भारी होता है भाई, मतलब न्यूक्लियस ही सबसे भारी होता है। तो न्यूक्लियस वाला ऑप्शन देखो, 1 1 CD तो गया। उसके बाद उससे कम भारी कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि राइबोसोम तो सबसे हल्का होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ये गया। ठीक है, उससे हल्का होगा लाइसोसोम, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, यही है इसका आंसर। ठीक, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी सेल ऑर्गेनल्स का साइज बड़ा है, कौन छोटा है, ये सब पता होना चाहिए। जैसे सेंट्रियोल बोल सकते हैं, वो छोटा होता है, राइबोसोम छोटा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा होता है, लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये थोड़े छोटे होते हैं सब, और सबसे छोटा सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, आओ भाई नेक्स्ट। ये देखो, ये क्वेश्चन ना प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन है। हमारे पास 2 टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है, एक को हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक को हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। बार बार ये चीज़ मैं बताता हूँ कि ग्रॉस मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब कि अगर मान लो तुम लोगों ने काम किया और तुमको सैलरी मिली, तो वो ग्रॉस सैलरी है कि पूरी की पूरी सैलरी मेरी, लेकिन फिर तुम्हारा उसमें से इनकम टैक्स कट गया, उसके बाद तुमको जो मिला वो असली सैलरी है ना, वो नेट है। ऐसे ही प्लांट में भी होता है, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके चीज़ें बनाता है, एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है या ग्लूकोज बनाता है, वो उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन कुछ तो वो यूज़ कर लेता है, कुछ वेस्ट हो जाता है, तो जो बचता है जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाता है, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, रेस्पिरेटरी लॉसेस। ठीक है, जो इसका लॉस हो जाता है इसमें। ओके, अब देखते हैं आगे की चीजें। कह रहा है कि मैंने एक बॉटल ली है, दिखाता हूं अपनी स्किल में तुम लोगों को। बॉटल ली और एक दूसरी बॉटल ली। ठीक ठीक, एक को मैंने खुला छोड़ दिया और दूसरे के ऊपर मैंने ना काला कलर का कपड़ा डाल दिया, या मान लो उसको किसी काले कलर से पेंट कर दिया। ठीक, शुरुआत, और इसके अंदर मैंने एक एल्गी डाल दी है, इसके अंदर भी मैंने एक एल्गी डाल दी है जो कि प्रोडक्शन कर रही है चीज़ों का। अब वो कह रहा है कि शुरुआत में इन दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी, जो कि थी 8 mg पर मिलीलीटर, मतलब उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो 8 थी, शुरुआत में 8 थी। कह रहा है कि ये डार्क है, ये लाइट है। ठीक, दोनों के ऊपर मैंने लाइट फेंकी, लेकिन लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा? जिसके ऊपर कलर्ड, जिसको मैंने काले कलर से कवर नहीं किया है, ये कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कलर कवर्ड है। अब नेक्स्ट कह रहा है 24 घंटे बाद मुझे जो कवर्ड वाला था उसकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल 2 हो गई है और इसकी वाली 18 हो गई है। तो ये 8 से बढ़ के 18 हो गया, ये 8 से घट के 2 हो गया। ठीक है,
8 से घट के 2 हो गया, यानी कि इसमें सिर्फ लॉस ही लॉस है, इसमें फोटोसिंथेसिस तो हुई नहीं है, तो इसमें रेस्पिरेटरी लॉस हुई है। तो 8 से 2 हो गया यानी कि 6 का लॉस हुआ है, मतलब रेस्पिरेटरी लॉस उसका 6 का है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें 8 से 18 हुआ है। 18 मतलब इसका क्या है, इसका 18 हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। तो 8 से 18 मतलब 10 का ग्रोथ हुआ है। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेटरी लॉस, बताया था ना। जीपीपी क्या हो जाएगा, एनपीपी प्लस आर, तो 10 प्लस 6 16 हो जाएगा कि नहीं, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा। 16 ही इसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, 16 ही इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो, ये क्वेश्चन ना डीएनए आरएनए और इन सब का खेला खेल रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि मेरे पास ना 5 स्पीसीज है, PQRST 5 है। कह रहे हैं कि उनका डीएनए मैंने निकाला है और उसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, इन सब की जितनी अमाउंट है वो मैंने मीज़र कर लिया और वो मैंने यहाँ पे टेबुलेट कर लिया। अब मुझे बताओ कि वो क्या चीज़ें हैं, क्या वो डीएनए है या आरएनए है। अगर वो डीएनए है तो क्या वो सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, अगर वो आरएनए है तो क्या वो सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। बस सिंपल सी चीज़ है। देखो क्या है, हमें पता है ए हमेशा टी के इक्वल होना चाहिए अगर डीएनए है, ए हमेशा यू के इक्वल होना चाहिए अगर वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, जी हमेशा सी के इक्वल होना चाहिए, बस यही हमें देखना है। ए देखो, पी वाले में ए जो है, पी वाले में जो ए है, पी वाले में जो ए है उसके इक्वल टी है, जी के इक्वल सी है। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, पी तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, ठीक है। क्यू में देखो, ए टी इक्वल है, जी सी इक्वल है, तो क्यू भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, ठीक। आर देखो, ए टी के इक्वल है लेकिन जी सी के इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें यूरासिल भी नहीं है, यानी कि ये आरएनए तो नहीं है, ये है डीएनए ही, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक। एस देखो, ए टी के इक्वल नहीं है लेकिन ए यू के इक्वल है, यानी कि ये आरएनए है, ए यू के इक्वल है और जी सी के इक्वल है, यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, क्योंकि यहाँ पे यू आने लग गया है। आरएनए में यू होता है, डीएनए में टी होता है। टी में देखो क्या है, ए यू के इक्वल है मतलब ये आरएनए है, जी सी के इक्वल नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक। मतलब ये अगर तुमको पता है तो ये तुम लोग आंसर कर लोगे, अगर डरोगे नहीं, मतलब अगर करना चाहोगे तो कर लोगे, बस इससे ये ऑप्शन से जज कर लेना है, सॉल्व हो गया सारा क्वेश्चन। चलें आगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर एक मेल गैमेट है, अगर एक मेल गैमेट है कोकोनट प्लांट का, उसमें 16 क्रोमोसोम है। मेल गैमेट का मतलब समझ रहे हो, उसका हैप्लॉइड कंटेंट 16 है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका वाइट पल्प जो है, जो अंदर निकलता है, उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे या उसकी प्लॉइडी क्या होगी, ठीक है। एक चीज याद रखना कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट या फिर सोमैटिक सेल्स हमेशा डिप्लॉइड होते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, और जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, और जो कोकोनट का वाइट पल्प है या लिक्विड पल्प है या जो अंदर हम खाते हैं वो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। अब एंडोस्पर्म 3n है, n हमको दिया हुआ है, तो 16 3 48, बस 48 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 48 इज योर आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन कराया मैंने इसलिए है ताकि तुम लोग ये पता रखो कि कौन सी चीज़ें हैप्लॉइड है, कौन सी चीज़ें डिप्लॉइड है, कौन सी में क्या प्लॉइडी होती है, किस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये सारी चीज़ें तुम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। चले नेक्स्ट, आओ भाई दिखाता हूं तुम लोग को अगला क्वेश्चन क्या है खेला इसका। आओ देखें, कह रहा है कि अगर दो अनलिंक्ड जीन्स हैं, अनलिंक्ड
लिंकेज का केस नहीं हमें देखना है। अनलिंक्ड जीन्स है 2, उनका जीनोटाइप है कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल क्यू, उसको हमने क्रॉस किया है स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल क्यू के साथ, जिससे हमको एक प्लॉइडी मिल गई है F1 प्रोजेनी की। कैपिटल पी कैपिटल क्यू स्मॉल पी स्मॉल क्यू। गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल पी कैपिटल क्यू। गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल पी स्मॉल क्यू। फर्टिलाइज किया F1 बना, क्या बनेगा F1? कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये बन गया। कह रहा है कि अगर मैंने उसको टेस्ट क्रॉस कर लिया है ना, तो मुझे रिजल्टेंट प्लांट क्या मिलेगा? जो रिजल्टेंट प्लांट्स मिलेंगे उसमें ये जीनोटाइप आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो बस फिर टेस्ट क्रॉस कर लो। टेस्ट क्रॉस मतलब कि इसको तुम्हें वापस से क्रॉस करना है रिसेसिव वाले जीनोटाइप के साथ, मतलब स्मॉल पी स्मॉल क्यू के साथ करना है। कर लो भाई, सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। कैपिटल पी कैपिटल क्यू से 4 गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इससे एक ही बनेगा स्मॉल क्यू। बस फिर बना दो भाई साहब, स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। 4 में से कितने ये हैं? स्मॉल क्यू 1 1/4 25%। 25% ऐसे हैं जो स्मॉल पी क्यू हैं, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल। इतने ही कॉन्सेप्ट हमें मेनली कवर करने हैं। यहाँ पे तुम्हारा जेनेटिक्स में कैसे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं वो मैंने दिखा दिया तुम लोगों को। ठीक है, प्लॉइडी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्रॉस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत सारे, लेकिन ये कर लो एटलीस्ट तो काम बनेगा। क्रॉस कैसे करना है पता होना चाहिए, सारे के सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हो गया तो भाई हमारा सब हो गया, आना चाहिए अप्रोच करना। एक अप्रोच बताई है, और भी अप्रोचेज हैं। ठीक है, प्लॉइडी हर चीज़ की पता होनी चाहिए, गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, पॉलन ग्रेन, एम्ब्रियोसैक, जाइगोट, एंडोस्पर्म, और भी जितने भी चीज़ें हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, इवन इन एनिमल्स जो भी है सबकी प्लॉइडी यहाँ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, डीएनए आरएनए चार्ज ऑफ रूल है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर सब पता होना चाहिए तुम लोगों को, क्या कहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें कितने हैं, 2 है किसमें, 3 है किसमें, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेस्पिरेटरी लॉसेस, 10% रूल है ना, सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फूड चेन। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी भारी है कौन सी हल्की है, घुमाने पे कौन पहले सेटल होगी कौन बाद में सेटल होगी, किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किसके क्या फंक्शंस होते हैं, किसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है, सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी वही है वैसा ही, कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ये पता होना चाहिए, देख रहे हो। नेक्स्ट, तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि बायोटिक इंटरैक्शन किस तरह से होती है, कौन कौन सी है भाई, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, मतलब ये अपना म्यूचुअलिज्म, सब तुम लोग को पता होना चाहिए और उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। देखो क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, ABC मॉडल पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ से क्या बनता है। बेसिकली तुम लोग को इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन का मतलब सॉल्व करने का बस इतना था कि तुम लोग को ओपन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए। अभी इसमें मैंने जो तुम लोग को समझाया वो अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें सब चीज़ें दी हुई हैं, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे पता थी। ठीक है, पर अगर तुम लोग को नहीं पता है तो भी वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये चीज़ नहीं सोचनी है, यू शुड बी ओपन टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट, अगेन क्रॉस आना चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉप्स है, हमें तो कराया ही नहीं है, नहीं कराया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग को पनेट स्क्वायर बनाना नहीं आता है या सॉल्व करना नहीं आता है, आता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक क्वेश्चन कराया है नेफ्रॉन का, लेकिन नेफ्रॉन कराया है तो न्यूरॉन मत छोड़ना, नेफ्रॉन कराया है तो न्यूरॉन, मसल कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल,
ब्रीदिंग के क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कर्व, सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं तुम लोग के एनिमल फिजियोलॉजी में वो पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व करने क्वेश्चन ये आना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन और अपना ये क्या कहते हैं, कितने टाइप के सिलेक्शन होते हैं, कब वर्क करते हैं, एग्जाम्पल से कैसे पूछे जा सकते हैं, सब आना चाहिए। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में जितने भी इवेंट्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, तीनों पता होना चाहिए रेस्पिरेशन का। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये तुम लोग को क्या कहना है, अपना पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लोनिंग, तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये अगेन जिबर्लिन ओपन, मतलब इस क्वेश्चन को कराने का मेन बेसिस ये था कि इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए ओपन रहना है, ठीक है। तो दिखने में लगेगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही बताई गई हैं। इतना सब बड़ा पैराग्राफ इसीलिए देते हैं ये लोग, ताकि ये तुम लोग ये ना बोल पाओ कि भाई ये तो बाहर का क्वेश्चन है, बाहर का है, वो लोग कह देंगे, तुम लोग चैलेंज करोगे कि बाहर का क्वेश्चन था, वो लोग कहेंगे बाहर का था, तो बाहर का था तो क्या हुआ, हमने तो क्वेश्चन में ही सब कुछ बताया हुआ है, आंसर दो तुम, है ना। आओ नेक्स्ट, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सिलेक्शन मतलब वापस से बायोटिक इंटरेक्शन पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सेल डिवीजन की सारी फेजेस पता होनी चाहिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, खासकर मियोसिस में प्रोफेज 1, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डेप्टोटीन, डायाकाइनेसिस सब पता होना चाहिए। लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में सिनेप्सिस, पैकेटीन अपना ये क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन कायज़माटा, डायाकाइनेसिस टर्मिनेशन ऑफ कायज़माटा, एनाफेज 1 सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम्स का, एनाफेज 2 क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन होता है, सब कुछ पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म पता होनी चाहिए। पीआई वैल्यू या फिर पीआई वैल्यू तो ठीक है पता होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि भाई कैसे केमिकल चेंजेस में तुम्हारी प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब किस तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑल दीज आर केमिकल्स, ऑल दीज आर बायोमोलिक्यूल्स, सो दे विल चेंज देयर शेप, देयर कन्फर्मेशंस इफ इन्वायरमेंट इज चेंज्ड, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट का पीएच, टेम्परेचर चेंज होता है, सबस्ट्रेट चेंज होता है, तो ये भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाउ विल दीज बायोमोलिक्यूल्स रिएक्ट, है ना, हाउ विल दे चेंज विद द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। एंड व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन देम, जैसे अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड हम बोल सकते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन और अमाइड बॉन्ड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पता होना चाहिए, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन बॉन्ड, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें हैं कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से बायोमोलिक्यूल में किस तरह का बॉन्ड है, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एंजाइम एक्टिविटी सब पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ गया, रेस्पिरेशन पता होना चाहिए, केएम और वीमैक्स पता होना चाहिए तुम लोगों को, एंजाइम कितने टाइप की होती है, एंजाइम कब एक्टिव होती है, कब इनएक्टिव होती है, कौन को फैक्टर क्या होता है, को एंजाइम क्या होती है, मेटालाइंस क्या होते हैं, कैसे वो अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इनहिबिटर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ तुम लोग को और भी पीवाईक्यूज ला के देखोगे तो समझ आएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इम्यूनोलॉजी से। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बस खुला दिमाग रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगेन कितने सेल की प्रॉपर्टीज़ और सेल ऑर्गेनल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, किसमें कितनी लेयर्स हैं, कौन बाई लेयर है, कौन यूनी लेयर है, किसमें लेयर्स ही नहीं है, सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। फंक्शनैलिटी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगेन क्वेश्चन आ गया है इंटरैक्शन पे, तो बायोटिक इंटरैक्शन पता होना चाहिए, बता दिया मैंने, बट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, कुछ भी किसी तरह से ही पूछा सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम स्टोरी
line that will be mentioned in the question, and you will be asked the question regarding that storyline that is already mentioned in the question. ठीक है, तो वो चीज़ है. नेक्स्ट अगेन अडेप्टिव रेडिएशन पता होना चाहिए. पेडिग्री चार्ट कैसे स्टडी करना है पता होना चाहिए. क्लैडोग्राम कैसे स्टडी करना है पता होना चाहिए. ठीक है, इतनी चीज़ें अगर तुम लोग को आ गई तो बस फिर मतलब काम तो बन जाएगा. ठीक है, चाहे तुम लोग मैथ स्टूडेंट हो, चाहे तुम लोग बायो स्टूडेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन वही है कि काम तुम लोग का बन जाएगा अगर ऐसे तुम लोग को इतनी चीज़ें आती है और अप्रोच तुम्हारी सही है. ठीक है, और एक चीज़ लास्ट में मैं ये बोल देता हूँ कि अगर तुम लोग को बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी है नेक्स्ट में, तो तुम लोग को बायोलॉजी आती हो या ना आती हो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. ठीक है, बस क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए. ठीक है, तो अगर किसी ने बायो नहीं पढ़ी है और उसका मैथ सेक्शन अच्छा नहीं जाता है, तो वो एक ट्राई बायो को भी देख सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एट दैट मोमेंट ही सॉल्व हो सकते हैं विदाउट नोइंग एनी बायोलॉजी. ठीक है, तो ये मैथ स्टूडेंट्स के लिए है कि वो लोग अगर ये सोच के जा रहे हैं कि हमें बेस्ट ऑफ 4 मतलब बेस्ट ऑफ 3 मतलब 4 में से 3 ही हमें करने हैं ना क्वेश्चंस मतलब सब्जेक्ट्स, और इन केस उनका कोई एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं जाता है तो बायो को भी एक चांस दे सकते हैं, क्योंकि चारों सब्जेक्ट भी अटेम्प्ट कर लोगे तो भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे, है ना. तो हो सकता है जो तुम्हारा अच्छा ना गया हो तो बायो उससे अच्छा चला जाए, है ना, तो वो भी ले सकते हैं. ओके, ठीक है. तो विद दिस आई एम एंडिंग ऑफ दिस सेशन. मज़ा आया होगा तुम लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है. ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाई है, बट फिर भी मतलब काम की बातें हो गई हैं. ओके, ठीक है भाई, चलो यार, टाटा बाय बाय. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार. डाउनलोड द ऐप नाउ.